नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ वकीलों का विरोध बरकरार, पिछले 18 दिनों से कर रहे हैं कार्य बहिष्कार। शराब की बोतल फोड़ युवक के गले में घोंपी, इलाज के दौरान तोड़ा दम। और ईद को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद, शहर की यातायात व्यवस्था में किया आंशिक बदलाव। और अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट में एक तरफ वकीलों की महापंचायत चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव भुवनेश शर्मा मुख्य न्यायाधीश के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने से पहले भुवनेश शर्मा और उनके समर्थक वकीलों की काफी देर तक पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने मुख्य न्यायाधीश के चैम्बर में जाने वाले रास्ते का द्वार बंद कर दिया, जिससे वकीलों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। भुवनेश शर्मा और साथी वकीलों ने पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरकार भुवनेश शर्मा को अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। शर्मा सीजे के कक्ष के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। आपको बता दें कि न्यायिक अधिकारियों से टकराव के बाद वकीलों ने संघर्ष समिति बनाई हुई है। वकील एक एडीजे के ट्रांसफर और कुछ वकीलों पर की गई अवमानना की कार्रवाई के विरोध में न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लामबंद हुए हैं। वकील पिछले करीब 18 दिनों से न्यायिक कार्य का बहिष्कार करके अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में हुए वकील महापंचायत में आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया गया। प्रदेश भर के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई पंचायत में एक राय बनी कि जब तक उनकी सभी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन को जारी रखा जाएगा। महापंचायत में विभिन्न बार एसोसिएशनों और संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने आंदोलन को लेकर अपनी अपनी राय रखी। सभी ने न्यायिक अधिकारियों की कार्यशैली को हठधर्मिता और मनमानी वाला करार देते हुए आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया। महापंचायत में वकीलों पर अवमानना की कार्रवाई को लेकर खासा नाराजगी देखने को मिली। महापंचायत में आंदोलन के तहत किए जा रहे वकीलों के न्यायिक कार्य बहिष्कार के साथ ही क्रमिक अनशन भी जारी रहेगा। संघर्ष समिति से जुड़े प्रतिनिधियों की माने तो इस टकराव को लेकर कई बार वार्ताओं का दौर चला, लेकिन न्यायिक अधिकारियों के अड़ियल रवैये की वजह से ही इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। मानसरोवर थाना इलाके में 24 जुलाई की रात में शराब के नशे में आपसी कहासुनी के चलते एक युवक ने बियर की बोतल फोड़कर युवक के गले में घोंप दी, जिसे गंभीर अवस्था में एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 दिन तक उपचाराधीन रहने के बाद युवक ने बीती देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक चंपानगर निवासी पुनीत कपड़े की दुकान में काम करता है। 24 जुलाई की रात वह पार्क में घूम रहा था। इस बीच वहां पहले से शराब पी रहे राजेंद्र सेन व उसके साथी से पुनीत की पार्क में शराब पीने की बात पर कहासुनी हो गई। नशे में धुत सेन ने बियर की बोतल को फोड़कर पुनीत के गले में घोंप दी। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस की मदद से उसको उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी देर रात मौत हो गई। पुलिस ने हमले के मामले में राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। झोटवाड़ा थाना इलाके में बीती रात को कालवाड़ रोड स्थित एक होटल से शराब नहीं देने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। खूनी संघर्ष की सूचना मिलने पर बीच बचाव के लिए आई पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ व मारपीट में पुलिस के जवानों समेत 1 दर्जन लोगों के चोटें आई है। पुलिस के अनुसार कालवाड़ रोड स्थित होटल मनोहर पैलेस पर बीती रात को कुछ लोग शराब लेने आए थे। बार बंद होने की बात कहकर गार्ड ने उनको अंदर जाने से रोका तो उन लोगों ने गार्ड की पिटाई कर दी। इस पर होटल के कर्मचारियों व उन लोगों में मारपीट हो गई। होटल मालिक द्वारा पुलिस बुलाने पर आरोपियों ने भी अपने साथियों को बुलवा लिया। करीब 1 घंटे तक चले उत्पात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें चेतक के शीशे टूट गए। 3 जवानों के चोटें आई। बाद में पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाकर उनको खदेड़ा।
हमले में पुलिस समेत 11-12 लोगों के चोटें आई है। इस संबंध में एक मामला होटल मैनेजर गोपाल व दूसरा मामला पुलिस की तरफ से राजेंद्र सब इंस्पेक्टर ने दर्ज करवाया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। शहर के करधनी थाना इलाके में स्थित कालवाड़ रोड पर बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर पट्टियों के टाल में जा घुसी। इसी हादसे में कार सवार भाई बहन घायल हो गए। इत्तला पर पुलिस ने दोनों को एसएमएस अस्पताल भिजवाया, जहां बहन की इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना थाना पश्चिम ने बताया कि नीम का थाना सीकर निवासी संगीता और अजमेर सिंह जयपुर के करधनी इलाके में किराए से रहते थे। बीती रात करीब 2:30 बजे उसकी बहन संगीता की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस पर वह अपनी बहन को लेकर खंडाका हॉस्पिटल जा रहा था। इसी दौरान देर रात करीब 3 बजे कालवाड़ रोड पर स्थित गोविंदपुरा के पास उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी पट्टियों की टाल में जा घुसी। इस हादसे में संगीता और अजमेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अल सुबह करीब 4 बजे संगीता की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अजमेर सिंह को उपचार के दौरान छुट्टी मिल गई। वहीं मानसरोवर थाना इलाके में बीती रात एक अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में सुरक्षित रखवा दिया है। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार बीती रात करीब 11 बजे मानसरोवर थाना इलाके में स्थित मानसरोवर कांटे के पास राजावत फार्म के सामने एक अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे युवक को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से पुलिस को एक परिचय पत्र मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश निवासी पूरनमल 23 वर्षीय का नाम लिखा है। यह परिचय पत्र इसका है या फिर किसी और का, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईद उल फितर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा ईदगाह एवं शहर के विभिन्न मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाज अदा की जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा आम नागरिकों को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए इस संबंध में शहर में विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था नमाज अदा होने के बाद जब तक नमाज पढ़ने वाले विसर्जित नहीं हो जाते तब तक लागू रहेगी। यातायात पुलिस ने इस विशेष व्यवस्था में आम जन को यातायात पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। ईद पर दिल्ली की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को सड़वा मोड़ व चुंगी नाका से पहले ही रोक दिया जाएगा। जयपुर आने वाले ट्रकों को चंदबाजी से एक्सप्रेस हाईवे होकर जयपुर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार आगरा की तरफ से आने वाले ट्रकों को गोनेर रोड होकर टोंक रोड की तरफ व वहां से B2 बाईपास किसान धर्म काटा होकर 200 फुट अजमेर रोड से एक्सप्रेस हाईवे से होकर सीकर की तरफ चंदबाजी होकर दिल्ली की तरफ निकाला जाएगा। अजमेर से आकर दिल्ली जाने वाले मालवाहक भारी वाहन अजमेर एयरपोर्ट से 200 फुट बाईपास से एक्सप्रेस हाईवे से सीकर व चंदबाजी होकर दिल्ली जा सकेंगे। इसी प्रकार कोटा से आकर दिल्ली जाने वाले भारी मालवाहक वाहन भी सांगानेर से पुराना बाईपास B2 बाईपास किसान धर्म काटा होकर 200 फुट बाईपास से एक्सप्रेस हाईवे होते हुए सीकर व दिल्ली जा सकेंगे। यह व्यवस्था प्रातः 6 बजे से लागू होगी। स्टैचू सर्कल स्थित उद्योग मैदान में अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षकों का धरना सोमवार को भी जारी रहा और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी है। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे और सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करती है, वहीं डिग्री डिप्लोमाधारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक ही मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए।
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्र शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को विद्यार्थी मित्रों ने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर फिर वही बात दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमारी मांगे मानेगी, हमारे को विश्वास है और इसी आशा में धरने पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि विद्यार्थी मित्र संघ ने 2 बार विधानसभा पर प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को लेकर धरना भी जारी है। उनका यह भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, जिस तरीके से हमारी मांगों एवं समस्याओं को लेकर इस महापड़ाव के रूप में हम बैठे हुए आज 18 दिन पूरे होने को जा रहे हैं। बार बार से समाचार पत्रों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सरकार सकारात्मक है, सदन में हमारे लिए जो सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो हमारे लिए पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन ये बड़ा विडंबना का विषय है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो ये सकारात्मक जो ये अंदर बता रहे हैं, ये सकारात्मक बाहर लेकर क्यों नहीं आती, क्यों नहीं ये विद्यार्थी मित्रों के पक्ष में सीधा एक और स्पष्ट फैसला करके इन विद्यार्थी मित्रों को घर क्यों नहीं भेजते। आज इसीलिए कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है और सरकार की तरफ से कोई हमारे सकारात्मक कदम नहीं मिल रहा है। एक बार फिर हमने शांतिपूर्ण तरीके से अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए ये सरकार को ये संदेश पहुंचाने का हमने प्रयास किया है कि पूरे प्रदेश के विद्यार्थी मित्र यहाँ आपके ऊपर आस लगाकर बैठे हुए हैं और अब जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि ये विद्यार्थी मित्रों के पक्ष में, इनके हितों में काम करें। देखिए, जो हाईकोर्ट का जो बहाना जो सरकार ने लगाया, शिक्षा मंत्री महोदय ने लगाया, बिल्कुल गलत बहाना लगाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले इसी गवर्नमेंट में जब यही शिक्षा मंत्री महोदय थे तब जो पैरा टीचरों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो हाईकोर्ट से हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से हार चुके थे। उसके बावजूद भी सरकार की मंशा थी और उन्होंने उनको प्रबोधक बनाया। आज अगर सरकार की अगर मंशा होती है तो उनके बीच में कहीं कोर्ट कोई अड़चन नहीं बनता, वो बिल्कुल सही तरीके से कोई रास्ता निकालकर इनको समायोजित नियमित कर सकते हैं। देखो, हमारी प्रमुख मांग यही है कि भारतीय जनता पार्टी के विगत शासनकाल के दौरान जब 2006 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये जो 25,000 विद्यार्थी मित्र शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कलम से उत्पन्न हुए हैं। वसुंधरा राजे ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इन 25,000 विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को समायोजित करने का संकल्प लिया था। अपने चुनावी मैनिफेस्टो में हमें नियमित करने की बात कही थी। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हमें नियमित करने की बात तो दूर है, आज हमने सरकार ने इन 25,000 विद्यार्थी मित्रों को बेरोजगार कर दिया है। विगत 11 जुलाई से हम यहाँ पर उद्योग मैदान में हमारे रोजगार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से हमारी एकमात्र यही मांग है कि न केवल हमें पुनः विद्यालयों में लगाया जाए बल्कि आने वाले समय में हमें समायोजित किया जाए। राजस्थान शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति शिक्षकों की मांगों को लेकर सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया कि शिक्षकों की 11 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी 11 अगस्त को उद्योग मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। समिति के प्रदेश संयोजक जगदीश प्रसाद ढाका, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रगतिशील के बनाराम चौधरी सहित कई लोगों ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। राजस्थान के हजारों हजार शिक्षक इकट्ठे होकर के और इस सरकार की शिक्षक विरोधी, जन विरोधी और छात्र विरोधी नीति के खिलाफ एक दिन का धरना देंगे और फिर भी सरकार नहीं चाहती तो व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। छात्रों को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ग्रामीण परिवेश के अंदर जो राजस्थान जैसे कि आपको सबको मालूम है कि क्षेत्रीय आबादी के अंदर रहता है और दूर दूर ढाणियों में बच्चे रहते हैं। छोटे छोटे 1 से 5 की क्लास के बच्चे नहीं आ सकते और ये सरकार 1 किलोमीटर की परिधि में सारे विद्यालयों को एक विद्यालय में मिला करके और वहां सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय स्थापित करके और इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। और इस व्यवस्था के कारण से जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो विद्यालय छोड़ेंगे, इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अंदर एक बात और है, ये छिपा हुआ सरकार का एक एजेंडा है, इसको प्रकट नहीं किया जा रहा है कि इसका आधार क्या है। एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय गांव में खोलेंगे, जिस विद्यालय के अंदर 160 बच्चे 11वीं और 12वीं में नहीं होंगे, उस स्कूल के अंदर कोई व्याख्याता का पद स्वीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय माना जाएगा। इससे ज्यादा और अन्याय क्या हो सकता है राजस्थान के बच्चों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली आज जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जयपुर के एक निजी स्कूल में बच्चों से मुलाकात की। स्कूल में उन्होंने अपनी बात हिंदी में शुरू की। उन्होंने कहा कि नमस्ते, नमस्कार, आप कैसे हो, ठीक हो।
स्कूल में बच्चों ने ब्रेटली से उनके करियर से लेकर निजी जीवन के बारे में कई सवाल पूछे तो ब्रेटली ने भी सभी सवालों के जवाब दिए। सवाल जवाब के दौर में ब्रेटली ने बताया कि क्रिकेट के बाद सॉन्ग राइटिंग, फिशिंग और फैशन उनकी हॉबी है। उनकी मां पियानो प्लेलिस्ट थी, इस वजह से उनका जुड़ाव संगीत से हुआ। उन्होंने कहा कि आशा भोसले लीजेंड है, वे बहुत अच्छा गाती है, उन्हीं से ही मुझे गाने की प्रेरणा मिली है। ब्रेटली आज पूरे दिन शहर के बहुत से इवेंट्स में हिस्सा लेने के बाद शाम को अपनी चैरिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जो कि बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा। ये बच्चों को प्रोत्साहन देना है। जब बच्चे किसी को देखते हैं जिसने अचीव कर लिया है तो उससे बनने की एक आशाएं रखते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे स्कूल में ऐसे हस्तियां आए जिनके लिए हम जिनको ये कह सकें कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या और कर सकते हैं। सो क्रिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्कूल एंड व्हेन वी हैव लेजेंडरी लाइक देम देन वी फील टोटली ऑनर्ड। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे देखते हैं, बारीकियों से देखते हैं, समझते हैं कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना कंसंट्रेशन करना चाहिए। क्रिकेट के साथ म्यूजिक भी करें, स्टोरीज भी लिखें, हर चीज़ करें। एक मल्टीटास्किंग बच्चों को आनी चाहिए। प्रदेश में 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में दस्त के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आमजन में जन चेतना जागृत करने के लिए गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए चिकित्सा विभाग के साथ ही महिला बाल विकास विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवीन जैन सोमवार को गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम में सामुदायिक भवन सेक्टर 4 जवाहर नगर में आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का कार्यक्रम प्रदेश को 33 जिला मुख्यालयों पर गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 70 लाख घरों तक चिकित्सा कर्मियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ORS का पैकेट एवं जिंक टैबलेट वितरित एवं इनके इस्तेमाल की उपयोगी सेवाएं दी जाएगी। श्री जैन ने समारोह में आए बच्चों को स्वच्छता, पौष्टिक आहार एवं खाना खाने से पहले हाथ धोने के महत्व इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का दूसरा चरण 3 अगस्त से 8 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस चरण में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जांच कर उन्हें कुपोषण से होने वाली संभावित रोगों से बचाने हेतु आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के साथ ही कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र पर रेफर कर उनका इलाज भी किया जाएगा। इसके लिए IEC, यूनिसेफ एवं HUP का भी सहयोग लिया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मिशन निदेशक NHM श्री नीरज के पवन ने कहा, 5 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों में दस्त से होने वाली मृत्यु को गंभीर बताया एवं इस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी दी। हेपेटाइटिस B एवं C वायरस के द्वारा होने वाली संक्रमण की बीमारी है। इसका संक्रमण एड्स वायरस के संक्रमण से भी ज्यादा शीघ्र एवं कम मात्रा से दूषित स्त्राव के संपर्क में आने से हो जाता है। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं और ज्यादा को यह पता भी नहीं चलता कि उनके संक्रमण है। खून की जांच से ही पता लगता है कि संक्रमण है या नहीं। JK लॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर SD शर्मा ने बताया कि इस बीमारी का इलाज टीकाकरण ही है और सभी को इस बीमारी का टीका लगाना चाहिए जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। हेपेटाइटिस डे के मौके पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हेपेटाइटिस डे के पहले दिन रविवार को नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में SR कल्ला अस्पताल की ओर से निःशुल्क लीवर जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकार और उनके परिजनों की जांच कर हेपेटाइटिस B के टीके लगाए गए। इस अवसर पर डॉक्टर मुकेश कल्ला ने सभी पत्रकारों को हेपेटाइटिस से बचने के उपाय भी बताए। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इसमें कुदारी विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इसका मूल कारण है मनाने का कि भाई लोगों को ये जागृत किया जाए कि हेपेटाइटिस B और C कैसी बीमारियां हैं जो कि संक्रमण के द्वारा खून के संक्रमण से फैलती हैं और इसमें इनका जो संक्रमण है वो बच्चों में इतना घातक होता है
कि ये एड्स से भी ज़्यादा घातक हो सकता है कई बार, क्योंकि इसकी संख्या अगर अपन लें तो एड्स से कई गुना ज़्यादा है। अगर अपन मोटे तौर पर लें, हालांकि बहुत डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन करीबन 2% बच्चे, 2% पॉपुलेशन मैं समझता हूँ समाज में इस हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है। और सबसे बड़ी बात है कि संक्रमण का पता उनको जांच करने के बाद ही लगता है। गणगौर महोत्सव की सफलता के बाद जयपुर नगर निगम तीज महोत्सव मनाने वाला है। यह महोत्सव तालकटोरा की पाल पर 30 और 31 जुलाई को मनाया जाएगा। 2 दिवसीय इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव के दौरान पर्यटक और आम लोग पौंड्रिक पार्क के सामने 80 फीट ऊंचे फव्वारे का आनंद ले सकेंगे। 31 जुलाई को संध्या में गाजे बाजे के साथ तीज माता का विसर्जन होगा। 2 दिन के इस महोत्सव में राजस्थानी गीतों के साथ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें कालबेलिया, घूमर और अन्य लोक नृत्य का आयोजन होगा। महोत्सव में जयपुर से बाहर की टीमें भी अपनी प्रस्तुतियों से समारोह में छटा बिखेरेंगी। तीज महोत्सव जयपुर की शान है। ढूंढाड़ी जो प्रदेश है जयपुर, उसका एक प्रतीक है। महिलाओं का श्रृंगार और सौंदर्य का एक ये बहुत बड़ा त्योहार है, जिसमें महिलाएं सब राजी रहती हैं, उल्लासित रहती हैं और तीज माता को सब नमन करती हैं। तीज माता की सवारी निकलेगी इसी सामने वाली छतरी में। यहाँ पर आके तीज माता विराजती हैं और फिर यहीं से आगे जाती हैं। इस बात को लेके जयपुर शहर की शान आन बान बनी रहे और नगर निगम का मुख्य उद्देश्य है कि जयपुर शहर के त्यौहार, जयपुर शहर की हेरिटेज, जयपुर की रियासतकालीन विरासत को हम अक्षुण्ण रखें। एक हमारा छोटा सा प्रयास है। जिस ताल कटोरे की आप बात कर रहे हो, आज यहाँ 8 फीट से 6 फीट के बीच में पानी भरा हुआ है। जब आज के 4-6 महीने पहले यहाँ पर इसी ताल कटोरे की हाल का बयान मैं नहीं करता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, मरे हुए जानवर आदि आदि रहते थे। आज इसकी सफाई करवाई और इसमें हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय एक्सीएन हैं अनिल घिया और क्षेत्रीय आयुक्त हैं मदन शर्मा, उन्होंने बहुत जोर से काम किया है, बहुत मजबूती के साथ में आगे काम किया। और यहाँ पर एक ये लड़का है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, ललित, उसने भी सफाई, यहाँ पर कचरा आता है पानी का और 1 मिनट में साफ हो जाता है। आप देखिएगा, उदयपुर लेक पैलेस भी इस तालाब के पीछे, इस मानसरोवर, इस राजामल के तालाब के पीछे तालकटोरा में मात खाता है। दोस्तों, तीज महोत्सव 2014 का नगर निगम के द्वारा जन सहयोग से, जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हम ये एक नगर निगम का छोटा सा प्रयास होगा कि हम सब मिलके तीज माता को नमन करें। और इसी चक्कर में हम ढूंढाड़ी रियासत को आगे लाते हुए मांड, घूमर, तेरा ताली और यहाँ की लोकल सावन के झूलों में जो बयार के साथ में गाने होते हैं, देसी राजस्थानी, उनका एक डिस्प्ले करेंगे, उनको प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे आप सब लोगों के सहयोग से कि हम इसमें सफल रहें। सावन के तीसरे सोमवार पर शहर के शिवालयों में सुबह से ही रौनक रही। गलता तीर्थ से कांवड़ियों ने सुबह कांवड़ लाकर शिवालयों में पहुंच भगवान शंकर का अभिषेक किया। इस अवसर पर शहर के शिवालय भोले के जयकारों से गुंजायमान हो गए। इस दौरान सभी मंदिरों में दिन भर कार्यक्रमों का क्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाबा ताड़कनाथ, चमत्कारेश्वर, झारखंड महादेव और जागेश्वर महादेव की अपार भीड़ रही। सुबह से ही भोले के भक्तों ने पूजा कर खुशहाली की कामना की। कुमावत क्षत्रिय नवयुवक मंडल की ओर से बगीची महादेव हनुमान जी मंदिर, नमक की मंडी सुंदर का बास की ओर से कावड़ कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसी प्रकार गलता तीर्थ से पशुपतिनाथ मंदिर मुहाना तक कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए विभिन्न रास्तों से होते हुए मुहाना स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया गया। आज शहर में तीसरे सोमवार को महिलाओं ने भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक करके उनकी पूजा अर्चना की और वनों में जाकर अपना व्रत खोला। कावड़ यात्रा का आयोजन रखा गया, जो गलता तीर्थ से प्रारंभ होकर और मुहाना सिद्धपीठ बाबा रामदास आश्रम स्थित सदाशिव पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचे। सभी ने जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद आरती और श्रृंगार का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद भक्तों द्वारा आयोजित भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। सभी ने बहुत हर्षोल्लास के साथ प्रसादी का भी आयोजन इस पर रखा गया। जो भी कावड़ यात्री कावड़ लेके आए थे, उन सभी के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई और लगातार इस कार्यक्रम को हर साल
चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ वकीलों का विरोध बरकरार, पिछले 18 दिनों से कर रहे हैं कार्य बहिष्कार। शराब की बोतल फोड़ युवक के गले में घोंपी, इलाज के दौरान तोड़ा दम। और ईद को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद, शहर की यातायात व्यवस्था में किया आंशिक बदलाव। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।